हमारा देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस खास मौके को और खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं भारत के पारंपरिक खेलों से जुड़ा ये खास प्रोग्राम देश की मिट्टी देश के खेल। फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन के तहत हमारी तो कोशिश ही है आपको फिट, हेल्दी, स्ट्रांग और निरोग बनाने की। मैं हूं आपका होस्ट रवि शर्मा और इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के इस रिपब्लिक डे एडिशन में आज हम बात करने वाले हैं कबड्डी, अखाड़ा कुश्ती और मल्लखंब जैसे पारंपरिक खेलों के बारे में। और आज का सफर काफी रोमांचक होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ बेहद खास मेहमान भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देश की मिट्टी देश के खेल इस खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन कबड्डी टीम के कैप्टन दीपक निवास हुड्डा, रेसलर, मोटिवेशनल स्पीकर और हेल्थ गुरु संग्राम सिंह और विश्व मल्लखंब फेडरेशन के डायरेक्टर श्रेयस महास्कर जी। वेलकम एवरीवन, अ वार्म वेलकम। इससे पहले कि हम अपने बाकी गेस्ट से बात करें, वी हैव विद अस अनदर वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे, अ डायनामिक पर्सनालिटी एंड अ यूथ आइकन, our very own Honorable Sports Minister of India, Shri Kiren Rijiju ji, who is a huge admirer of indigenous sports of India. A very warm welcome to the show, sir. Thank you very much. It's a great honor to have you amongst our esteemed panelists who represent some of the biggest indigenous games in India in this first ever webinar on the indigenous sports of India. Sir, आज हम wrestling, कबड्डी और मल्लखंब के बारे में बात करने वाले हैं with three leading names of these sports. Sangram Singh, ex-Indian wrestler, Deepak Niwas Huda, Indian Kabaddi team captain, and Shreyas Mahaskar ji, President विश्व मल्लखंब फेडरेशन। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि कबड्डी ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड और काफी पॉपुलर स्पोर्ट है जो कि धीरे धीरे अपनी जड़ें पूरे विश्व में फैला रहा है, स्पेशली प्रो कबड्डी लीग के लॉन्च के बाद। इट इज अ स्पोर्ट वेयर इंडिया इज वर्ल्ड नंबर 1। वहीं रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग हमेशा से ही भारत की ताकत रहा है और काफी मेडल्स और सुपरस्टार्स दिए हैं इसने। और मल्लखंब काफी तेजी से यंगस्टर्स के बीच पॉपुलर होता जा रहा है। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कितने महत्वपूर्ण हैं देश की मिट्टी से जुड़े हुए ये खेल। सबसे पहले तो मैं आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूँ कि भारत के पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय की ओर से, सरकार की ओर से जो कदम उठा रहे हैं, आप लोग इस तरीके से वेबिनार के जरिए से चर्चा करके लोगों के बीच में जा करके इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। शुरू से हमारा एक प्राथमिकता रहा है कि भारत के अपने खेल है उसको तवज्जो देना जरूरी है। जो विश्व के खेल है वो तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है और जैसे कि ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में या कॉमनवेल्थ के गेम के तहत अगर हम कोई सक्सेस प्राप्त करते हैं तो वो अपने आप पॉपुलर हो जाते हैं, खिलाड़ी भी पॉपुलर होते हैं, खेल भी पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन जो इंडिजिनस गेम्स है, जो ओलंपिक्स के अंदर में खेल नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उसको हम अपने देश में ही बढ़ावा देना चाहिए। कल ही कबड्डी लीग जो होते हैं भारत में, प्रो कबड्डी लीग, उनके कमिश्नर मेरे यहाँ आए, फिर मैंने उनको बताया कि इस बार प्रो कबड्डी लीग को और बड़ी एक रूप दे के और उसको सही तरीके से लॉन्च करना होगा क्योंकि पेंडेमिक के चलते काफ़ी दिक्कतें आए हैं। तो उन्होंने मुझे वादा किया है, स्टार्स ने, कि जो अगले 2-3 महीने के बाद प्रो कबड्डी लीग जो लॉन्च करेंगे फिर से, वो और बढ़िया तरीके से करेंगे, ऐसे उन्होंने वादा किया है। हम अपने मंत्रालय की ओर से, सरकार की ओर से जो समर्थन देना है हम देंगे। उसके अलावा मल्लखंब है, थंगता है, कलरीपट्टू है, खो खो है, योगासन को हमने अभी खेल का दर्जा दे दिया है। कुश्ती, जो भारत में कुश्ती बहुत ही पुराने खेल है, तो ये सारा खेलों को हम गांव-गांव तक ले जा सकते हैं क्योंकि ये सब खेल गांव में बहुत पॉपुलर है। शहरों में भी पॉपुलरिटी तो आ ही जाएंगे लेकिन गांव में इसका पकड़ मजबूत है। तो इसको एक व्यापक तरीके से हमको एक कदम उठाना होगा। मेरे तरफ से जो मान्यता शुरू कर दिया है, सबसे पहले तो भारत सरकार अगर मान्यता नहीं देते हैं तो फिर उसका वर्चस्व नहीं रहता है। तो हमने जो मान्यता देने का जो प्रक्रिया है वो कर दिया। जब हमने रिकॉग्निशन कर दिया तो उसको वित्तीय सपोर्ट भी मिलेंगे, पैसे या जो सरकारी जो टेक्निकल सपोर्ट है कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, बहुत सारा चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। ये हम करने वाले हैं क्योंकि इतने सालों से भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकारों की ओर से
बहुत ज्यादा ठोस इस पे ध्यान नहीं दिया गया। तो प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे कहा कि आप खेल को, जो ओलंपिक खेल है या जो विश्व स्तर के जो खेल है और भारत के पारंपरिक खेल है, दोनों को बराबर आगे ले जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी का जो विचार है, वो विचार को मैं अपने आप उसमें सम्मिलित करते हुए आगे ले जा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत के जनता भी इसको समर्थन करे। सरकार तो करेंगे ही, हम तो खेल मंत्री होने के नाते कर ही रहे हैं, लेकिन भारत की जनता जब पब्लिक सपोर्ट नहीं करेंगे तो खेल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए पॉपुलैरिटी, पब्लिसिटी, एनकरेजमेंट ये सब करना है। फिर इसमें जब लोग जुड़ेंगे तो पैसे भी आ जाएंगे, स्पॉन्सरशिप आ जाएंगे। हमारे खिलाड़ियों को खेल के माध्यम से, खास करके जो पारंपरिक खेल है उसमें करियर ऑप्शन दिखाई देना चाहिए। उसके जरिए से नाम हो, आपका इज्जत हो, फिर पैसे भी आए, और फिर ये हमारे पूरे देश भर में बहुत ही पॉपुलर भी बने, ये हम चाहते हैं। जिस पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं, उस कड़ी में सरकार ने अपना एक कदम तो बढ़ा ही दिया है कि इस साल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कलरीपयट्टू, मल्लखंब, थांग टा और गाटका को शामिल किया गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और ये कितना इम्पोर्टेंट एक कदम है हमारे पारंपरिक खेलों को और बढ़ावा देने के लिए? देखिए, आज के दिन में भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये सबसे पॉपुलर है। राष्ट्रीय खेल जो होते हैं वो रेगुलर नहीं हो गया है, उसको भारतीय ओलंपिक संघ को हर साल करना होता है, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाते हैं। और सरकार सीधा सीधा ओलंपिक संघ का काम को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, ये ऑटोनोमस बॉडी है। और जितना खेल संघ है देश में वो सब ऑटोनोमस है। हम वित्तीय सहायता करते हैं, टेक्निकल मदद करते हैं, मेरे मंत्रालय से, मेरा अपना साई की ओर से हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके काम को हम अपने हाथों में नहीं ले सकते। कई सालों से नेशनल गेम्स रेगुलर नहीं हो रहे हमारे देश में, जैसे इस बार भी नहीं हुआ, पिछले साल भी नहीं हुआ। इस बार तो खैर कोविड के चलते नहीं हो पाया, लेकिन ये ऑलरेडी 3 साल 4 साल से नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो जो भी खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अगर इंक्लूड हो जाता है तो अपने आप में एक पहचान बन जाते हैं, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल है हमारे देश के। और जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेल सम्मिलित होते हैं तो उसके लिए खिलाड़ियों का प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है, लेकिन साथ साथ वहां से हम चिन्हित करके, सिलेक्शन करके फिर नेशनल टीम बनाने के लिए या जब कोई लीग होते हैं कहीं भी, कोई प्लेटफॉर्म वहां से बन जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि कलरीपयट्टू हो, थंगता हो, गटका हो, या मलखम हो, या योगासन हो, और खो खो, कबड्डी तो ऑलरेडी पहले से है। तो ये सारे चीजें जो हमने अभी किए हैं, मुझे लगता है कि इससे पारंपरिक खेलों को आगे ले जाने में बहुत बड़ा बल मिलेगा। अब हम रुक करते हैं हमारे देश के की मिट्टी से जुड़े सबसे पॉपुलर खेल कबड्डी की तरफ। एंड हु बेटर अ पर्सन टू टॉक अबाउट इट देन द नेशनल कैप्टन हिमसेल्फ। दीपक, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू भाई साहब। क्रिकेट और हॉकी की जो दीवानगी है हमारे देश में वो अलग लेवल पर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कबड्डी कोई खेलना नहीं चाहता है। कबड्डी भी अमूमन लोगों ने खेली होती है बचपन में कभी ना कभी, लेकिन बड़े होते होते लोग इस खेल को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, प्रोफेशनली परस्यू नहीं करना चाहते। तो जब आपने कबड्डी खेलना शुरू किया तो क्या कभी आपने सोचा था कि इसे आप कभी प्रोफेशनली अपनाएंगे? देखो भाई साहब, मैंने कबड्डी स्टार्ट किया जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। मेरे माता पिता दोनों की डेथ हो चुकी थी, तो मैंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था कि कोई जॉब मिल जाएगी। मुझे ये नहीं पता था कि मतलब आगे चलकर इस गेम में इतना फ्यूचर होने वाला है। हालांकि जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो तकरीबन 7-8 महीने बाद मुझे इतना जुनून हो गया था, मैं बता नहीं सकता। मैं अब उसके आधे बराबर प्रैक्टिस भी नहीं करता जब उस टाइम करता था, कि बस इंडिया टीम के लिए खेलना है। नहीं, अभी तो आप माशाल्लाह इंडियन टीम के लिए खेल भी रहे हैं और इंडियन टीम को लीड भी कर रहे हैं बखूबी। वैसे प्रो कबड्डी लीग के आने की वजह से भी काफी इसको फेम मिला है, प्लेयर्स को भी रिकॉग्निशन मिल रहा है, मनी हैज आल्सो पम्प्ड इनटू इट। इस पर आपका क्या टेक है? हाँ, प्रो कबड्डी आने के बाद बिल्कुल कबड्डी का तो फ्यूचर ही बदल गया है। पहले क्या था कि मान लो इंडिया टीम के लिए भी खेलते हैं तो यही था कि जो लोग कबड्डी को देखते हैं या उससे जुड़े हुए कोच हैं या हमारी फैमिली, उनको ही पता होता था।
जैसे हमारे देश के मतलब नॉर्मल लोगों को कुछ पता नहीं होता था कबड्डी का क्या चल रहा है, कैसा खेल है, लोग पसंद भी नहीं करते थे। सच्चाई बात है, हम क्या, कोई बोलता क्या खेलते, बोला कबड्डी। कबड्डी ये कौन सा खेल है? और अब जब से प्रो कबड्डी लीग आई है, सेकंड मोस्ट वाचिंग गेम है आईपीएल के बाद अपने इंडिया में, कोई भी देखे जाने वाली सबसे बड़ी लीग है, दूसरे नंबर पे। मेरे ख्याल से लोकल पब्लिक में जितना इसने रेस्पेक्ट बढ़ाई है, क्रिकेटर्स की भी नहीं होगी जितना लोकल पब्लिक में, क्योंकि हमारे इंडिया का खेल है, हमारा लोकल खेल है कबड्डी। तो ये फ्यूचर भी चेंज हुआ, और इसकी वजह से क्या है, इंडिया में हर खेल की लीग स्टार्ट हो गई है। जब से कबड्डी लीग स्टार्ट हुई अपने भारत देश में, मेरे ख्याल से तकरीबन हर गेम की लीग आई हुई है। तो भी इंडिया में हर गेम के लिए लीग है, तो समझ सकते हैं आप बच्चों का स्पोर्ट्स लाइफ में भी नुकसान नहीं है, बच्चों को अच्छा फ्यूचर तैयार हो गया है। जितना नाम एक स्पोर्ट्स पर्सन का होता है ना, जितनी रिस्पेक्ट आप पूरे देश से आपको प्यार सम्मान मिलता है, अपने देश के लिए खेलते हैं, जब वो तिरंगा लहरा जाता है ना बाहर कंट्रीज में, तो बयान नहीं कर सकते कितनी बड़ी खुशी होती है। तो दीपक, दो तरह की कबड्डियां होती हैं, एक तो है पंजाब स्टाइल या जिसको कहते हैं सर्कल स्टाइल, और एक है नेशनल स्टाइल कबड्डी। दोनों के बीच में फर्क क्या है? पंजाब स्टाइल जो कबड्डी होती है उसको सर्कल स्टाइल कबड्डी भी बोलते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा घेरा बना दिया जाता है, सर्कल 80 मीटर के तकरीबन। तो उसमें वैसे डिफेंडर 4 होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जो बंदा टच करेगा उसको ही कैच करनी, कोई सपोर्ट नहीं करता, एक को एक ही पकड़ता है। और जो नेशनल स्टाइल कबड्डी वो तो आप प्रो कबड्डी लीग में देखते हैं, उसके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी होते हैं, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स वगैरह होते हैं, वो नेशनल स्टाइल कबड्डी होती है जो हम खेलते हैं। फिटनेस की दृष्टि से अगर हम बात करें तो कबड्डी कितना कंट्रीब्यूट करती है, अगर फिटनेस की ही बात करें, फिटनेस के लिहाज से? इसमें क्या है, आपको सभी स्पोर्ट्स की जितने भी गेम होते हैं उन सब की स्किल्स की जरूरत होती है। हमें रेसलिंग की तरह दाव पेच भी लगाने होती है, जिम्नास्टिक वाले की तरह उछल कूद भी, इतना हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, हमें एक एथलेटिज्म भी दिखाना पड़ता है, हमें क्विकनेस भी चाहिए 100 मीटर स्प्रिंटर की तरह, हमें पावर भी चाहिए पावर लिफ्टर की तरह, हमें जंप भी मारना पड़ता है, लॉन्ग हाई जंप दुबकी, तो 7-7 आदमी ऊपर गिरते हैं, तो बहुत ज्यादा इंजरी का गेम है, और सभी गेम में मिक्सचर है। इसलिए इतना अच्छा लगा जब से प्रो कबड्डी आई। आप किसी ने भी जब कबड्डी को देखा है, इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन ये है। जो पारंपरिक खेल हैं जिनसे बच्चों की खेलने की शुरुआत होती है बचपन में, उनका कितना महत्व है निकालने में? पारंपरिक खेलों का बहुत ज्यादा ही रोल होता है। जैसे मस्ती में उछल कूद ज्यादा करते हैं बच्चे, ऐसे आप कुछ भी खेल लगा लो, जैसे मस्ती करते हैं रेसलिंग टाइप में घर पे, तो उससे भी बच्चे का बहुत ज्यादा विकास होता है, या भाग दौड़ करते हैं, तो वो बहुत जरूरी होते हैं बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच दीपक। लेकिन इससे पहले कि हम दूसरे गेस्ट की तरफ रुख करें, आपके स्पोर्ट में इतने सारे दांव पेच हैं, इतने सारे मूव्स हैं, तो आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ एक दो मूव्स करके दिखाएं, जो यंग बच्चे देख रहे हैं वो भी थोड़ा मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे। तो जो आपकी जो फेवरेट मूव्स हो उनमें से कुछ अगर आप हमें दिखा पाए तो। मेरा फेक बहुत अच्छा है, मुझे मतलब मेरे कोचेस सभी बोलते हैं, जैसे मैं रेड के लिए स्टार्टिंग में ऐसे आता हूँ, मारता बहुत स्लोली वैसे, मतलब ऐसे लगता है मतलब बिल्कुल इजी आ रहा है, लेकिन जैसे मैं ऐसे करता हूँ एकदम, तो बहुत डर लगता है उसको, मतलब कवर होगी एकदम। मैं बिल्कुल इजी आता हूँ हमेशा, मेरा स्टांस ये रहता है, ऐसे खड़ा होता, लेकिन मैं जिस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्टार्ट करता है ना, वो बहुत फास्ट करता है। जैसे ऐसे खड़ा ऐसे करता हूँ मैं एकदम, कि उसको लगता है कि आ गया है। ओके, थैंक यू सो मच दीपक फॉर इंटरेक्टिंग विद अस। कबड्डी तो एक ऐसा खेल है जिसे हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी तो खेला ही है, और देश की मिट्टी से जुड़ा ये खेल आज की तारीख में काफी पॉपुलर हो चुका है। वैसे दीपक ने ऑलरेडी हमें कबड्डी के बारे में काफी कुछ बता दिया है, लेकिन अगर लाइफ में थोड़ा और मिल जाए तो फिर क्या ही बात। तो चलिए बताते हैं आपको कबड्डी के बारे में थोड़ा और। आज एक फेमस प्राइम टाइम शो के रूप में देखा जाने वाला ये खेल कबड्डी कभी भारत के गांव कस्बों तक ही सीमित था। भारत में मौजूद इसकी जड़ें कई सदियों पुरानी हैं। कहा जाता है कि पुरातन समय में इस खेल की रणनीतियों को रणभूमि पर भी इस्तेमाल किया जा चुका है। कबड्डी खेल का मैदान समतल यानी प्लेन और सॉफ्ट होता है। इसे तैयार करने के लिए ज्यादातर मिट्टी या बुरादे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नेशनल लेवल पर कबड्डी को सिंथेटिक फाइबर मैट पर इंडोर स्टेडियम में खेला जाता है। पुरुषों के लिए मैदान का मेजरमेंट 13x10 मीटर होता है और 6.5 मीटर की दूरी पर मिड लाइन खींची जाती है, जो मैदान को 2 बराबर भागों में बांटती है।
मैदान के दोनों तरफ 1-1 मीटर की स्ट्रिप होती है जिसे लॉबी कहा जाता है। मिडलाइन से 3.25 मीटर की दूरी पर दोनों तरफ एक पैरेलल लाइन खींची जाती है जिसे वॉल्क लाइन बोलते हैं। इसके अलावा मैदान में एक बोनस लाइन भी होती है जो कि बॉल्क लाइन से पीछे की तरफ 1 मीटर की दूरी पर खींची जाती है। कबड्डी 2 टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक समय में केवल 7 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं और 5 सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। इस खेल में 20-20 मिनट के 2 हाफ्स होते हैं जिसके बीच 5 मिनट का हाफ टाइम मिलता है। दोनों टीमें बारी बारी से 30-30 सेकंड के लिए रेड और डिफेंड करती हैं और अपनी टीम के लिए पॉइंट जीतने की कोशिश करती हैं। खेल शुरू होने पर रेडर को एक सांस में कबड्डी कबड्डी बोलते रहना पड़ता है जिसे चैंट बोला जाता है। ये चैंट करते हुए उसे दूसरे पाले में जाकर ज्यादा से ज्यादा डिफेंडर्स को छूकर अपने पाले में वापस आना होता है। जितने डिफेंडर्स को वो छूता है वो आउट माने जाते हैं और उतने ही पॉइंट्स रेडर टीम को मिल जाते हैं। वहीं डिफेंडर्स को किसी भी तरह रेडर को उन्हें छूने से बचना होता है। खेल के आखिर में जिस टीम के पास ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वही टीम विनर होती है। कबड्डी का खेल स्टेमिना बढ़ाने में बहुत उपयोगी होता है। इस खेल के दौरान आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है क्योंकि खिलाड़ी को बिना सांस लिए कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है। इसके अलावा ये खेल स्ट्रेंथ, स्पीड, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीटास्किंग एबिलिटीज और प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। अब रुक करते हैं संग्राम जी की तरफ, जो कि जिन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। टीवी, रेसलर, फिटनेस गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब सब कुछ कर रखा है संग्राम जी ने। वेलकम टू द शो संग्राम सर। जी थैंक यू सो मच, नमस्ते सर। अभी क्योंकि हम पारंपरिक खेलों की बात कर रहे हैं तो आपका तो खेल बिल्कुल ही मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तो कितना डिफरेंट होता है मैट पर रेसलिंग करना और मिट्टी के अखाड़े में पहलवानी करना? देखिए, जैसे अभी दीपक भाई ने बताया कि कबड्डी कुश्ती क्या है कि अपना एक पारंपरिक खेल है जो बिल्कुल मिट्टी से जुड़ा है। तो नो डाउट जब भी कोई पहलवान मतलब कुश्ती स्टार्ट करता है तो मिट्टी से स्टार्ट करता है। और जब मुझे याद है जब हमने खेल शुरुआत किया ना, तो मैंने अपने गांव में एक बार क्या था कि दंगल देखा, जहाँ पे पहलवान को थोड़े से पैसे मिल रहे, थोड़ा सा घी दूध मिल रहा और थोड़ा सा मतलब वो एक इज्जत होती थी। तो मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता। मतलब वहां से फिर वो जर्नी स्टार्ट की। जैसे नॉर्मली निकल के तो क्या है कि मिट्टी में कोई भी पहलवान है, चाहे वो किसी लेवल पे जाए, वर्ल्ड में जाए, अपनी इंडिया से बता रहा हूँ मैं, वर्ल्ड में जाए, ओलंपिक में जाए, कहीं भी जाए, तो उसकी शुरुआत मिट्टी से ही होती है। और मिट्टी कुश्ती का अपना अलग ही मजा है, फिर मैट का अपना अलग मजा। अगर आपको परफॉर्म करना है अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे तो फिर आपको मैट पे जाना पड़ेगा। मगर आजकल के बच्चे लकी हैं कि वो हर गांव में मैट आ गए। क्रिकेट का बैट आता था 40-50 रुपए का, बैडमिंटन ये सब थे नहीं, कुश्ती का लंगोट आता था 5 रुपए, कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया। तो शरीर अच्छा हो जाएगा, कुछ खर्चा था नहीं, तो इस कारण भी फिर अखाड़े में जाने का और एक इज्जत बहुत होती थी पहलवान की, तो इस कारण वो स्टार्ट किया। और मिट्टी कुश्ती तो मतलब अच्छी, मिट्टी माथे पर लगेगी तो इंसान ऊपर तक तो जाएगा ही। तो जैसा आप अभी बोला कि आपने सबसे पहले 1 रुपए के इनाम वाली कुश्ती भी लड़ी थी, तो इससे ये तो पता चलता है कि आपने वो जो ट्रेडिशनल कुश्ती के जो मतलब कॉम्पिटिशंस होते थे उसमें आपने काफी पार्टिसिपेट करा है। तो आपने ये कितने साल तक करा होगा? दंगल में कुश्ती लड़ने का एक मेन कारण क्या था कि भाई कहीं कहीं 50 रुपए मिलेंगे, कहीं पे 100 रुपए मिलेंगे, कहीं पे 200 रुपए मिलेंगे, कहीं पे 500 मिलेंगे। तो ऐसे 10-11 साल बहुत मतलब कुश्तियां लड़ी है। जहां भी कुश्ती होती है कि भैया जाके लड़ना है। और फिर जो अखाड़े का जो मेंटर होता था, कोच होता था, वो कहता था भैया हार या जीतो कुश्ती लड़के जरूर आना है, और कुश्ती लड़के नहीं आए तो फिर दिक्कत। तो जैसे अभी जो प्राइज मनी की आप बात कर रहे थे, अब तो काफी बढ़ गया है। आपका हाईएस्ट प्राइज मनी क्या था इन कॉम्पिटिशन्स में खेलते हुए? देखो, जब प्राइज मनी हाईएस्ट अगर मान लो 2100 या 3100 रुपए हो जाते थे ना, तो ऐसा लगता था कि भैया ये तो बहुत बड़ा प्राइज मनी है। मतलब 2000 रुपए या 3000 रुपए बहुत बड़ा प्राइज मनी है। कोई 5000 की कुश्ती हो जाती थी तो मतलब वो तो ऐसा लगता था कि इससे बड़ी कोई कुश्ती है ही नहीं। मतलब तब इतनी प्राइज मनी होती थी, 1100 रुपए, 2100 रुपए, 3100 रुपए, 5100 रुपए तो हाईएस्ट होता था। तो हम ऐसे ही प्राइज मनी कुछ लड़ते थे। फिर जब बाद में आए तो फिर वो 11,000 पहुंच गया था। फिर ये बाद में पहुंचा है 21,000, 31,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख आ जाए।
तो प्राइज मनी जो हाईएस्ट होता था ना, तो 1100, 2100, 3100 रुपए, 5100 रुपए ऐसा होता था। मुझे आज भी याद है, मैं पहले 1 रुपए कुश्ती, 2 रुपए कुश्ती हार गया, तो जो अखाड़े का जो मेंटर होता था उसने मुझे 2 रुपए दे दिए। फिर मैं कुश्ती फिर हार गया, 3 कुश्ती हारा, उसने 3 रुपए दे दिए। तो अगले दिन क्या हुआ कि दंगल में जैसे मेले लगते थे, गांव में छोटे छोटे मेले लगते थे, और वहां पे ऐसे कुश्तियां होती थी। एक बार मैं 2 कुश्ती जीत गया, 2 कुश्ती जीत गया, तो मैं इंतजार कर रहा कि आपकी बात मुझे ज्यादा पैसे देगा ये। तो उसने मुझे देखा ही नहीं। अगले दिन फिर उसने मुझे अनदेखा कर दिया। फिर मैंने तीसरे दिन उससे पूछा कि अब की बार तो मैं जीता हूँ, आप जब हारता हूँ तो आप पैसे देते हो, अब की बार में आपने पूछा ही नहीं, मुझे कुछ कहा ही नहीं। तो उसने बोला कि बेटा अगर अभी हार देख लोगे ना तो आगे जाके जिंदगी में फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप हारो या जीतो। मुझे मौका मिला है सारी रेसलिंग करने का, बाकी सब कोई मौका मिलता नहीं। तो मैं कहता हूँ कि जो मिट्टी की रेसलिंग है ना, उसका मजा सबसे ज्यादा है, मैट से भी ज्यादा है, एक प्रोफेशनल रेसलिंग से भी ज्यादा है। उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। सच बता रहा हूँ कि हर रेसलिंग, मतलब चाहे आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आ रहे हो, देखो प्रोफेशन वाइज आपको करना पड़ता है कि आप खेल के आओ, मगर जो मिट्टी का है ना वो मैं आज भी मिस करता हूँ। जैसा अभी आप बोल रहे थे कि फिटनेस का तो बहुत बड़ा रोल है ही, और इतना मतलब हाई स्ट्रेंथ हाई स्टेमिना स्पोर्ट है, तो आप कितनी तवज्जो फिटनेस को देते हैं, और कुश्ती खेलने से इंसान को किस लेवल पर फिटनेस में फायदे होते हैं? देखिए मैं बहुत पागल इंसान हूँ। मैं मेरा वर्कआउट करने का टाइम बताता हूँ आपको। मैं खुश होता हूँ तो वर्कआउट करता हूँ, मैं दुखी होता हूँ तो वर्कआउट करता हूँ, कितना ही कुछ हो जाए मैं वर्कआउट करता हूँ। और मैं कहीं भी चला जाऊँ, इवन मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ भी हूँ। आजकल मैं पता क्या करता हूँ कि किसी शो में गया, लेट हो गया, तो मैं अपने ड्राइवर को बैठाता हूँ, गाड़ी पे धक्का मारता हूँ 1 किलोमीटर। तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपके ऊपर है, ये एज है ना, जस्ट नंबर है। अभी मेरा बॉडी एज है 13 साल कुछ महीने। मतलब आप यकीन कर सकते हैं कि मैं इतना वर्कआउट करता हूँ, बहुत सिंपल डाइट खाता हूँ, सिंपल तरीके से रहता हूँ, चाय कॉफी कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ फिटनेस का इतना महत्व है कि अगर आप फिट हैं, आप वो है, तो आप कितने उस तक खेल सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कुश्ती तो इतनी फिटनेस देती है। पहलवान से पहले क्या होता था, गांव में है ना, कमजोर रहते थे ना, सब पीट देते थे, इधर उधर झगड़े होते थे नॉर्मली। जब से रेसलिंग में आए, थोड़े से तगड़े हुए ना, तो सब आजू बाजू स्कूल में, कॉलेज में, मैं तो कमजोर होता था बहुत, तो सब डरने लग गए कि भैया पहलवान है। और आजकल मैं जब गांव में आता हूँ ना, तो मैं बच्चों से जो करता हूँ, कोई मेरे साथ रेसलिंग करते थे ना गांव में या स्टेडियम में, अब मैं उनके बच्चों के साथ करता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि भैया आपके पिताजी के साथ में करता था, अब आपके साथ भी कर रहा हूँ। तो एज है ना खाली नंबर है, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना बना के रख सकते हैं। आप 20 साल में बूढ़े हो जाओ या 100 साल में जवान रहो। तो फिटनेस तो एक की है। जैसे कि अभी आपने 2000 दंड मारने की बात की, तो हम आपसे थोड़ा बहुत तो कुछ मूव्स देखना ही चाहेंगे। तो आपको जो लगे कि जिससे जिसे देखकर जो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो इससे इंस्पायर हो, वो आप प्लीज हमारे दर्शकों के लिए प्लीज करके दिखाइए। करने की कुछ भी दिखा दूंगा, मगर कुश्ती में क्या होता है कि मोस्टली वार्म अप करते हैं ना, फ्रंट रूल टाइप मारते हैं। तो मैं कैमरा सेट करता हूँ, आपके लिए करके दिखाता हूँ। तो कुश्ती में सबसे सबसे जो वार्म अप साइज होती थी ना, तो मैं ये बहुत मारता था। देखो ये वापस आना जाना, तो ये एक्सरसाइज में कुश्ती में ढेर सारी करता था। ये मतलब मैं ये भाग के करना, ये सारी चीजें करना, तो ये फ्रंट रूल बहुत मारता था, बैक रूल, फ्रंट रूल, बैक रूल। और आजकल तो मैं पहले कर नहीं सकता था, आजकल मैं फ्लिप मारता हूँ, फ्रंट फ्लिप, बैक फ्लिप। संग्राम, ये तो हो गई कुश्ती की बात। आपने मतलब एक बहुत ही छोटी उम्र से कुश्ती में की तरफ अपना पैर बढ़ा लिया था, लेकिन एज अ चाइल्ड, जब आप बच्चे थे, तब आप कौन से ऐसे पारंपरिक खेल थे, जो देसी खेल थे, जो खेलकर आप बड़े हुए हैं? कुश्ती के अलावा क्या खेलना आपको बहुत ज्यादा पसंद था? कुश्ती के अलावा जो खेलना पसंद था, कबड्डी। अच्छा, जो जो यहीं पे होते थे नॉर्मली। फिर हम कबड्डी के अलावा खेलते थे वो जिसको आजकल रग्बी बोलते हैं ना, रग्बी बोलने के भागते हैं। देखो क्रिकेट को है ना, हम ये समझते थे कि बीमार हुआ खेल है, क्योंकि 2 आदमी खेलते थे, बाकी सब खड़े रहते थे। तो क्रिकेट हम खेलते ही नहीं थे, क्योंकि पता है क्या, गलती से एक बार खेल लिए, वो जब वो नंबर आया और 2 बॉल में आउट हो गए, पूरा दिन दोपहर में उनको करते रहे, बॉल फेंकते रहे। फिर मैंने कहा भैया ये नहीं खेलना बिल्कुल भी, ये गलत गेम है। देखो कबड्डी था जो गांव में स्टार्ट किया, कुश्ती है, मगर मेरा ही मानना है कि इंडिविजुअल गेम है ना, इंडिविजुअल गेम किसी बच्चे को करियर बनाना, तो वो बेहतर करने चाहिए। पता है क्यों? इंडिविजुअल गेम में हमारे ऊपर है कि हम कितनी मेहनत करेंगे। वीडियो बनाता हूँ अपने उस पे, उन बच्चों के लिए ढेर सारे, फिटनेस के लिए कि वार्म अप कैसे करे, टो टू हेड,
फिर स्टैंडिंग वार्म अप कैसे करें, रनिंग वार्म अप कैसे करें, तो उन सब के लिए करता हूँ और ये करना चाहिए हम सबको। कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसपे फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है और हमारे देश में कुश्ती का इतिहास भी काफी पुराना रहा है। तो चलिए बताते हैं इस महान खेल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, स्टोरीज और भी काफी कुछ। कुश्ती या पहलवानी इंडियन रेसलिंग का ट्रेडिशनल रूप है जिसकी जड़ें जाती हैं प्राचीन काल के भारतीय मल्ल युद्ध और पर्शिया के वर्जेश पहलवानी तक। कुश्ती खेल है न सिर्फ ताकत का बल्कि एकाग्रता और ध्यान का भी, जो भारत में सदियों से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा की पहचान भी है। कुश्ती के खिलाड़ियों को पहलवान बुलाया जाता है और उनके गुरुओं को बुलाया जाता है उस्ताद। और जहां उस्ताद अपने पहलवानों को इस कला के गुर सिखाता है, उस जगह को कहते हैं अखाड़ा यानी कुश्ती का विद्यालय। भारत में कुश्ती के मुकाबलों को दंगल के नाम से भी जाना जाता है और हर खेल की तरह दंगल के भी कुछ नियम होते हैं। दंगल के लिए पहले अखाड़े को तैयार किया जाता है। एक गोल या चौकोर आकार का घेरा बनाया जाता है जिसकी चौड़ाई कम से कम 14 फीट होती है। फिर उस घेरे की मिट्टी को खोदकर उसमें लस्सी, तेल और गेरू मिलाकर उसे लाल बनाया जाता है। रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिट्टी को इस कदर मुलायम बनाया जाता है जिससे पहलवानों को चोट भी ना लगे और ना ही उनको कोई दांव खेलने में कोई दिक्कत आए। घेरे के अंदर एक रेफरी और घेरे के बाहर बैठे 2 जजेस की निगरानी में पहलवान एक दूसरे से कुश्ती करते हैं और उनकी कोशिश यही रहती है कि किसी तरह अपने विरोधी के कंधे और कमर जमीन से टच करा दें और जीत हासिल कर लें। विरोधी को नॉकआउट कर देने पर या उसके हार मानकर समर्पण करने से भी जीत दर्ज की जा सकती है। वैसे तो आज दुनिया भर में रेसलिंग में इस्तेमाल होने वाले दांव पेच कुश्ती में भी पाए जाते हैं, मगर कुश्ती के कुछ दांव खास दक्षिण एशियाई तकनीकों पर आधारित हैं। इनमें शामिल हैं लॉक्स, थ्रोज, पिन्स और सबमिशन होल्ड, जिनमें से धोबी पार्ट या शोल्डर थ्रो और कसौटा यानी स्ट्रैंगल पिन पहलवानों के पसंदीदा दांव हैं। इनके अलावा भी पहलवान दंगल में कई तरह के दांव इस्तेमाल करते हैं, जैसे भराली, धाक, मछली गोटा और मुल्तानी। वहां पहलवान अपने दांव के साथ तैयार रहते हैं और यहां दर्शक अपनी तालियों के साथ। एक पहलवान का दिन सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले ही शुरू हो जाता है। सुबह 3 बजे से ही उठकर पहलवान व्यायाम में जुट जाता है, जहां वो 4 से 5 हजार दंड और बैठक यानी पुशअप्स और स्क्वाट्स लगाता है। 5 किलोमीटर की दौड़ भरता है और साथ में कई और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस भी करता है। फिर लंगोट पहनकर पहलवान अपने उस्ताद की निगरानी में अखाड़े में घंटों कुश्ती की प्रैक्टिस करता है और यही प्रक्रिया शाम को दोहराई जाती है। ऐसी कड़ी तपस्या के बाद ही कोई दमदार पहलवान बन पाता है। कुश्ती का खेल एक टोटल वर्कआउट माना जाता है। इससे न सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को बढ़ाने में सहायता मिलती है, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी ये काफ़ी उपयोगी है। बॉडी बैलेंस इंप्रूव करने के अलावा एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी इंप्रूव करने में भी कुश्ती का ये खेल काफ़ी उपयोगी है। Well, on that note, we'll move on to श्रेयस जी। श्रेयस जी, मल्लखंभ में एग्जीबिशन इवेंट्स भी होते हैं और कंपटीशन इवेंट्स भी होते हैं, तो इन दोनों तरह के मल्लखंभ में डिफरेंस क्या है, प्लीज हमारे को बताएं। मल्लखंभ में डेमोन्स्ट्रेशन और कंपटीशन, ये दो अलग अलग दिखने के लिए आम लोगों को दिखते हैं, लेकिन मैं समझो किसी डिश के खाने के व्यंजन के बारे में बात करूंगा, तो जो हम लोग ड्रेसिंग करते हैं एक व्यंजन को, वो डेमोन्स्ट्रेशन है, और एक्चुअल जो खाने की डिश है वो कॉम्पिटिटिव मल्लखंभ है। और ये जो मल्लखंभ का डेमोन्स्ट्रेटिव ये है ब्रिटिश आने के बाद शुरू हो गया। उसके पहले ये बेसिकली ये फिटनेस के लिए ही ऑपरेटर डेवलप हुआ था, क्योंकि पहले गुरुकुल में जब लोग बच्चे जाते थे सीखने के लिए, किसी को समझो अर्थशास्त्र सीखना है, किसी को वेद सीखना है, किसी को अलग अलग विषयों में काम करते थे, लेकिन उनको अपनी फिजिकल फिटनेस रखने की बहुत जरूरत पड़ती थी। सो यू कैन से दिस इज अ
easiest way to get you physical fit, 100% physical fit, this is the apparatus. ये जल्दी से जल्दी आपको फिजिकल फिट बनाने के लिए apparatus है। और डेमोन्स्ट्रेशन तो अभी वो दिखने के लिए अच्छा दिखता है, इसलिए कभी 26 जनवरी हो गया तो चलो मलखम का पिरामिड दिखा दिया, लेकिन दैट पिरामिड इज दैट डेमोन्स्ट्रेटिव मलखम इज नॉट एक्चुअल रियल मलखम। और कंपटीशन के बारे में बात करेंगे तो 1.5 मिनट में बच्चों को करीबन 27-28 एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो वो फिटनेस लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। वैसे भी मल्लखम में योगा, रेसलिंग, जिम्नास्टिक्स प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो अगर कोई मल्लखम प्रैक्टिशनर है उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? उन्हें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मल्लखम करने के लिए जिम्नास्टिक्स, योगा ये नहीं करना पड़ता है, मल्लखम करके ये कर सकते हैं। मल्लखम के जो ओरिजिनल एक्सरसाइज है, ओरिजिनल उसके ऊपर है। ये मल्लखम अपने बॉडी को फिट बनाते हैं। हम लोग अभी देखते हैं कि वो जिम्नास्टिक एक्रोबेटिक एलिमेंट कर रहा है, लेकिन वो एक्रोबेटिक एलिमेंट करने के लिए उसको बाहर किधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मल्लखम के ऊपर ही वो सीखता है। योगिक पोस्चर्स है, वो उसके फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब वो मल्लखम के ऊपर ही करता है। मतलब जैसे अभी संग्राम सर ने बताया, जैसे अखाड़ों में महाराष्ट्र में तो खास करके, बाकी सब जगह पे भी कुश्ती के बाजू में ही मल्लखम खड़ा था। अभी ये मल्लखम का नाम ही ऐसा है, मल्ल और खाम। और ये मल्ल शब्द जो है वो हम लोग अभी ये 200-300 साल से ऐसा सोच रहे हैं कि जो कुश्ती खेलता है वो मल्ल है, लेकिन मल्ल पुराण जो हम पुराण वेदों से देखेंगे तो मल्ल विद्या या मल्ल पुराण जो एक्सरसाइज करता है, जो फिट बनना चाहता है, उसके लिए उसको मल्ल कहते थे। और वो मल्ल बनाने के लिए, मतलब फिजिकल फिटनेस बढ़ाने के लिए जो खांब है वो मलखंब है। प्योरली मलखंब करने का है तो आपको ना योगा करने की जरूरत पड़ती है, ना जिम्नास्टिक करने की जरूरत पड़ती है, आप उसके ऊपर ही कर सकते हैं। मलखंब से फिटनेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ता है कि यू कैन प्ले एनीथिंग। ओवरऑल फिटनेस के लिए मतलब बहुत ही कंप्लीट स्पोर्ट है। तो आपको लगता है कि मल्लखंब को बच्चे आज की तारीख में हाथों हाथ ले रहे हैं? आर देयर मोर नंबर ऑफ किड्स एंड यंग पीपल हु आर एम्ब्रेसिंग मल्लखंब? हाँ, बहुत ज्यादा मल्लखंब के लिए कर रहे हैं। अभी मेरे पहले 2 साथियों ने बताया कि अभी बहुत सारे पैसे आ गए, पैसे मिल रहे हैं। मल्लखंब में आज भी नहीं मिल रहा। अभी 2-3 साल से भारत सरकार ने तिजोरी हम लोगों के लिए खोली है, उसके पहले तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। अभी तो 10-12 हजार रुपए महीने का तो स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। ये सब अभी गवर्नमेंट की वजह से तो अभी हो रहा है, लेकिन बच्चे यहाँ फिटनेस के लिए ही आते हैं, और फिटनेस के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं। मतलब मैं जहाँ सिखाता हूँ वहाँ 1200 बच्चों का असेंबली है मलखंब के लिए। सो मलखंब करने के लिए आते हैं बच्चे। और अभी कैसा है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स बोला जा सकता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में गए 20 सालों में 2 ही शब्द नए इंट्रोड्यूस हुए, एक सुशी जो जापान का खाद्य है, और एक मलखंब जो इंडियन इंडिजिनस स्पोर्ट्स है। आपको भारत के बाहर बहुत लोग जल्दी ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें योगा की शांति है और वॉरियर का एग्रेशन है। आप जब शुरुआत कर रहे थे तब से लेकर आप अब तक आपको कितना फर्क दिखता है? एक दूसरा कि मल्लखंब के अलावा आपको क्या इंडिजिनस स्पोर्ट्स खेलना पसंद था एज अ किड? कैसे मालूम, हम लोगों ने जब शुरू किया था तब मल्लखंब के कंपटीशन भी नहीं होते। मतलब 72 से मैंने शुरू किया था, तभी कंपटीशन भी नहीं होते थे। 76-78 से कंपटीशन एक्चुअली शुरू होगा। लेकिन अभी जो बच्चे हैं वो कंपटीशन उनको मिलता है, स्कॉलरशिप मिल रही है। अभी वर्ल्ड कप भी हो गया लास्ट ईयर, और वर्ल्ड कप में करीबन 18 कंट्रीज से लोग आए थे, 160 पार्टिसिपेंट्स थे आउट ऑफ इंडिया के। सो अभी ये बहुत सारा चेंज आ रहा है। लेकिन मैं बचपन में क्या खेलना चाहता था, ऐसे आप पूछोगे तो मैंने खो खो खेला है, कबड्डी खेला है, क्योंकि हमारा जिस इंस्टीट्यूशन से हूँ वहाँ दैट इज 95 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन, तो हमारे यहाँ कबड्डी, खो खो, ये इंडिजिनस मलखंब, अखाड़े की कुश्ती। अभी भी बंबई में जो गिने चुने 2 ही अखाड़े बचे मिट्टी के, उसमें से एक अखाड़ा हमारे पास है।
सो हमारे यहाँ इंडिजिनस गेम के ऊपर ही है, तो मुझे बाहर कभी क्रिकेट खेला ही नहीं हूँ, बैडमिंटन देखा, मतलब देखा है लेकिन कभी बैट को छुआ भी नहीं हो। तो मल्लखम्ब, खो खो, कबड्डी। हमारे देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ यह खेल मल्लखम्ब एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी को निरंतर ग्रेविटी से जूझना पड़ता है। ग्रेविटी के खिलाफ जाकर अपनी बॉडी का बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। वैसे ग्रेविटी तो इंसान को लेकर जाती है नीचे, लेकिन खिलाड़ी इसमें जाता है ऊपर। क्या हुआ? कंफ्यूजन हो गई? वेल, कंफ्यूज ना हो, आपकी सारी कंफ्यूजन हम इरेज करेंगे। चलिए बताते हैं हम आपको मल्लखम्ब के बारे में थोड़ा और। मल्लखम्ब पारंपरिक तौर पर एक भारतीय खेल है जिसमें खिलाड़ी एक सीधे खंबे पर, लकड़ी पर या किसी रस्सी पर तरह तरह के योगासन का प्रदर्शन करता है। मल्लखम्ब खेल का नाम दो शब्दों को मिलाकर बना है, मल्ल जिसका अर्थ होता है पहलवान और खम्ब यानी कि खंबा। मल्लखम्ब का रूटीन 60 से 90 सेकंड्स का होता है, जिसमें हर खिलाड़ी को अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अलग अलग आसन के पोज और एक्रोबैटिक मूवमेंट्स दिखानी होती हैं। हर खिलाड़ी को 5 स्किल्स पर जज किया जाता है, जिनमें शामिल है माउंटिंग, एक्रोबैटिक्स, कैचेस, बैलेंसेस और फाइनली डिसमाउंटिंग। देखा जाए तो मल्लखम्ब अपने आप में योगा, जिम्नास्टिक्स और मार्शल आर्ट्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मल्लखम्ब प्रैक्टिस करने से थोड़ी ही देर में पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है और आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस और कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होते हैं। On that note, we'll take a leave from all of you. आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सारी जानकारी दी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपनी जर्नीज बताई। थैंक यू सो मच दीपक, श्रेयस जी, संग्राम जी, थैंक यू सो मच। तो अभी संग्राम सिंह, दीपक हुडा और श्रेयस जी के साथ इंडिजिनस स्पोर्ट्स के ऊपर जो वेबिनार हुआ काफी इंटरेक्टिव था, इंफॉर्मेटिव था। तो अभी किरण सर के पास वापस चलते हैं और जानते हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है। सर, आज हमारे मेहमान संग्राम सिंह, दीपक हुडा और श्रेयस जी के साथ हमारी काफी इंटरेक्टिव एक सेशन रहा है। पूरे वेबिनार में काफी इंस्पिरेशनल बातें उन्होंने बताई हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी साझा किए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, व्हाट इज योर व्यू on the future of these games, and can we make these games popular all across the globe? See, first of all, India is a very big country. I will tell you in two parts. First part is we have to ensure that Indian sports must become global sports. Like Kabaddi has been included as part of Asian Games. My next target is to push the Kabaddi for the Olympics. It may take some time, but we should be able to do that, so that Indian sports become global sports. Secondly, to make Indian sports very popular, why should we be rely on the support of other countries? As a large country, we can make our own games very popular in India itself. For example, sumo wrestling is the national sport of Japan. The Japanese population is hardly 130 million. That means 13 crore. A 13 crore population of Japan can make sumo such an important sport, like where globally it is well known. And everybody goes to Japan to see sumo wrestling. In the same manner, if we make an effort, we can make Indian sport very popular within India, because we are 138 crore today. When we have such a huge population, our population is larger than the United States and Europe put together. With such a huge population, it is well within our capacity and well within our responsibility, in fact, to ensure that Indian sports become popular in India itself. Once the sports are popular in India, definitely it will go global. If we don't make indigenous sports popular in India, how will other countries adopt? विदेशी खेलों को हम कब तक सैल्यूट करते रहेंगे? हम विदेशी खेलों को भी ध्यान देना है, खेलना है, खेल तो खेल होता है, लेकिन हमारा पारंपरिक खेलों को, भारत के अपने पारंपरिक पुराने खेलों को हम मरने नहीं दे सकते हैं। ये मेरा सोच बहुत साफ है। इसलिए हमने अपना खेलों,
जो भारत के खेलों को आगे कराने शुरू कर दिया है। सर, आपकी सोच और विजन वाकई में हमारे देश के खेलों को काफी सही दिशा दिखा रहा है। On that note, we'll take a leave from you. Thank you so much for sharing your precious words of wisdom and your vision. Thank you so much, sir. Thank you very much. तो देखा आपने फिटनेस की दृष्टि से भी कितने खास हैं हमारी देश की मिट्टी से जुड़े हुए ये खेल। उम्मीद है आपको इन खेलों के बारे में जानकर काफी मजा आया होगा और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। देश की मिट्टी, देश के खेल में बस इतना ही। मुस्कुराते रहिए, फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए और खेलते रहिए देश की मिट्टी से जुड़े हुए ये खेल। गणतंत्र दिवस की आपको फिर से ढेर सारी बधाइयां। जय हिंद।